कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है? दाढ़ी बनाते हुए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? या गेहूं और मक्का जैसी फसलें वाणिज्यिक होती हैं या नहीं होती हैं? BNS कब लागू किया गया है? इस तरह के तमाम सवालों को जानने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जो यूपी में होमगार्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के हम 30 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, और ये 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं आज। तो चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी कि आप कहेंगे BNS, जो भारतीय न्याय संहिता है, और दूसरा कौन सा होता है आप कहेंगे BNS, और भारतीय तीसरा होता है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 2023 की धारा 1 के अनुसार यह प्रवर्त हुआ है, मतलब किस तारीख को किया गया है आप कहेंगे 1 जुलाई 2024 को ये हमारे लागू हुए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे CO2, यानी कि जो हम छोड़ते हैं, हम श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन केवल हमारे छोड़ने से नहीं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कार होती हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनसे मतलब अलग अलग तरह की गैसें प्लस CO2 जब निकलते हैं तो वो आकाश में जाकर क्या करते हैं, डिप्लेशन कर देते हैं। प्लस क्या होता है, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, उन किरणों को रोक लेते हैं CO2 जैसी गैसें, और इससे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। चलिए, अगला पूछा है, सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी लगभग कितनी है? यानी कि आपको ये बताना है कि इसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो कहीं पर होगा ये 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पर होगा 8 मिनट 20 सेकंड, तो लगभग 8 प्रकाश मिनट क्या होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपका 2010 में, और इसका काम क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने निम्नलिखित में से किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के जो चुनाव है आपको पता होगा एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, प्लस ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, प्लस गुप्त मतदान होता है। तो इस तरह के जो हैं सभी आप किसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद में देख सकते हैं। लेकिन किसमें नहीं देखते आप कहेंगे स्थानीय स्वय शासन में ये नहीं देखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके लगभग होता है? आप कहेंगे 746 वोट के। 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 746 वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी मेरे भाई होमगार्ड वाले हैं, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, आप उनको जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और सारे सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, देखना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत उत्तर में अपनी भूमि साझा करता है? तो भारत जो है अपनी भूमि उत्तर में किसके साथ साझा करता है? आप कहेंगे नेपाल, चीन और भूटान के साथ, क्योंकि जब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर नेपाल होगा, इसके बाद जब सिक्किम आ जाएगा फिर यहाँ पर भूटान होगा, और ये जो एरिया है आपका ये वाला, और प्लस इधर का जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, ये चाइना होता है। ठीक है, तो इन सभी के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, 1818 में पहली कपास मिल की विफलता के बाद 1854 में पहली आधुनिक कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी आपकी बॉम्बे में। ये देखिए उसका इमेज, समझ पा रहे हैं। अगला है आपका, खतरे के निशान
लाल रंग के होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं खतरे हुए? लाल रंग आपने देखा होगा। तो लाल रंग का क्या होता है? प्रकाश परिकरण अन्य रंगों से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग को देख सकते हैं। मतलब ये दूर से दिख जाता है। जो रेड लाइट है वो क्या है? सबसे कम फैलती है और क्या है? दूर तक जाती है। तो इसी वजह से क्या हम लाल रंग को प्रेफर करते हैं जहां भी खतरे का निशान हो, ताकि वो दूर से देखा जा सके। अगला है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 1(6) के परिभाषित करती है। क्या करती है? आप कहेंगे संज्ञेय अपराध। जो हमारे संज्ञेय अपराध होते हैं आपने पढ़ा होगा, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय, जमानतीय, इस तरह के जो अपराध हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक है? तो हमारा दक्षिण अफ्रीका क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से नहीं अपनाया गया? तो ये देखिए, ये भी अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, समानता का सिद्धांत भी अपनाया गया है। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का सिद्धांत भी अपनाया गया है। इक्वलिटी का भी, और किसका? लिबर्टी का भी। तो ये तीनों अपनाए गए हैं। लेकिन DPSP जो हैं ये आपके कहाँ से अपनाए गए हैं? आप कहेंगे आयरलैंड से, प्लस BN राव की सिफारिश। 2 सोर्स माने जाते हैं DPSP के, तो ये उनमें से एक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे विंस्टन चर्चिल। यानी कि चर्चिल जी ने क्या था? क्रिप्स मिशन को भेजा था। और क्रिप्स मिशन आपको पता होगा क्यों आया था, और यहां से भारत छोड़ो आंदोलन की क्या है? स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था। नील की खेती करने वालों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया था? 1917 में नील की खेती, जब चंपारण में क्या था? 3 कटिया प्रणाली थी, 3/20 पर क्या था? आपको नील की खेती करनी थी। अब नील की खेती में दिक्कत क्या थी? क्योंकि वो क्या थी? जमीन को बंजर बना देती थी। तो इसीलिए क्या था? 1917 में जब गांधी जी गए थे चंपारण उनका केस लड़ने, तो उन्हें किसने बुलाया था? आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल जी आए थे, और वो उन्हें प्रार्थना, मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर कर उन्हें लेकर गए थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? एथिलीन को। एथिलीन को किया जाता है, यानी कि C2H4 को, ताकि हमारे फल पक सके। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटेनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह है आपका DPT टीका। अगला देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की किस धारा में लोक सेवक शब्द की परिभाषित किया गया है? तो लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया है आपके धारा नंबर 2 के 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? देखिए, जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही क्या है? हमें वातावरण में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है? तो आप कहेंगे बेस्टोनी। ये क्या है? एक पुरुष स्त्रीकरण की क्या है? एक विधि है। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो आपको सभी को पता होगा 78% है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इन्होंने बनाए हैं वो उसको डिवाइड करके बनाए हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पर ये है 0.7808। सही है, आया समझ? यानी कि इतनी परसेंटेज क्या होती है नाइट्रोजन की वातावरण में। और मेरे भाई जितने भी होमगार्ड वाले हैं सभी एक बार लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों में पहुँचाएँ, ताकि सभी का सिलेक्शन आपके दोस्त का भी आपके साथ हो सके और ड्यूटी पर आप एक साथ ज्वाइन कर सकें। चलिए, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो ये किया जाता है आपका कोयले का। जब भी ताप की बात आती है हम क्या यूज करते हैं? कोयला यूज करते हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो ये है आपकी 1 किलोवाट। जो विद्युत ऊर्जा है, जो इसमें हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, वो क्या होती है? 1 किलोवाट।
अगला है आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब आप या आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं तो किस तरह का वो यूज करते हैं मिरर, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो वाणिज्यिक यानी कि फसल जो पैसे दे सके, जल्दी से बेचा जा सके, या की है गेहूं और मक्का, यानी कि ये दोनों ही कैसी हैं, वाणिज्यिक अनाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृहद्रोह यानी कि राजद्रोह जैसे हमले हेतु कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या गया है आपका कारावास जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने का भी दंड दिया जा सकता है, और या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो ये सभी क्या है आपके गृहद्रोह यानी कि राजद्रोह के लिए आपके नए कानून में अपनाए गए हैं। आपका है रोलट एक्ट किस उद्देश्य से लिया गया था। तो आपको पता है रोलट एक्ट 1919 किस लिए आया था। आप कहेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या हुआ था, रोलट एक्ट आया था। उनका कहना था कि ये भारतीय हैं वो इकट्ठे ना हो, कॉन्स्पिरेसी ना करें, इस तरह की कुछ बातें इन्होंने कही थी, लेकिन सब अपने हक के लिए लड़ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था, आप कहेंगे 1848 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामर झील। सामर झील तो आपको पता होगा कहाँ पर है सामर झील, आप कहेंगे राजस्थान में, क्योंकि कड़वा नमकीन पानी राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। तो ये खींचे गए होते हैं आपके बहुत छोटे पर खींचे गए होते हैं। और इसी के साथ आज के 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को रैंक अप 360 को सब्सक्राइब करें, और अदर सेट देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट को फॉलो करें, जिसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।